आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकट की जो देश के लाखों किचन को परेशान कर रहा है और साथ ही एक ऐसे सरप्राइजिंग सॉल्यूशन की जो हमारे खेतों से निकलकर आ रहा है और शायद सब कुछ बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक से कुकिंग गैस सिलेंडर मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। हर तरफ गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोई बहुत बड़ा सप्लाई शॉक आ गया हो। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ एक नंबर में छिपी है, 60%। जी हां, भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी मतलब कुकिंग गैस बाहर से मंगाता है। और जब कोई किसी चीज के लिए इतना ज्यादा दूसरों पर निर्भर हो तो जाहिर है मुसीबत तो आएगी ही। तो ये जो हमारी निर्भरता है ना, ये अब खुलकर सामने आ गई है। और वजह हजारों मील दूर चल रहा एक जियोपॉलिटिकल संकट। इसी संकट ने हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज का रास्ता रोक दिया है। ये संकट शुरू हुआ है यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये आप समझिए एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये एक चोक पॉइंट जैसा है। अब हुआ यह है कि ईरान ने एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसे ब्लॉक कर दिया है और नतीजा तेल और गैस के बड़े बड़े टैंकर वहीं फंस गए हैं। उनका आना जाना पूरी तरह से रुक गया है। लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर रास्ता बंद है तो सिर्फ कुकिंग गैस को लेकर ही इतनी मारामारी क्यों है? पेट्रोल और डीजल पर तो उतना असर नहीं दिख रहा। यहीं से हमारे सिस्टम की एक छिपी हुई एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आती है। देखिए, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के मामले में भारत ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। हमने सिर्फ एक दो देशों पर निर्भर रहने के बजाय लगभग 40 अलग अलग देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ऊपर से रूस से भी सप्लाई बढ़ाई है। और तो और हमारे पास करीब 10 करोड़ बैरल का एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है। मतलब एक अच्छा खासा बफर है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। लेकिन जब बात एलपीजी की आती है तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। सोचिए, हमारा जितना भी एलपीजी इंपोर्ट होता है ना, उसका 85 से 90%, जी हां 85 से 90% उसी एक रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जो अब बंद पड़ा है। तो अब तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना? एक तरफ क्रूड ऑयल है जिसके लिए हमारे पास कई रास्ते हैं, बड़ा सा रिजर्व है, मतलब एक पूरा सेफ्टी नेट है। और दूसरी तरफ है एलपीजी जिसके लिए हम सिर्फ एक ही रास्ते पे निर्भर हैं और हमारे पास लगभग कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ही नहीं। जो सप्लाई है वो 2 दिन भी मुश्किल से चलेगी। तो अब जब एलपीजी की सप्लाई चेन एक तरह से टूट चुकी है, भारत इस मुश्किल को एक मौके में बदलने की कोशिश कर रहा है। और इसका हल किसी दूसरे देश के जहाज़ों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी जमीन, हमारे अपने खेतों में खोजा जा रहा है। कहते हैं ना, आपदा में अवसर। बस इसी सोच के साथ एक नए विकल्प की तलाश हो रही है। एक ऐसा रास्ता जो इस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ ले जाए। तो आखिर ये समाधान है क्या? मजे की बात यह है कि ये कोई और फॉसिल फ्यूल नहीं है जिसे जमीन से खोदकर निकालना पड़े। नहीं, ये एक बायोफ्यूल है जिसका नाम है इथेनॉल। तो सवाल ये है कि ये इथेनॉल आखिर है क्या? और सबसे बड़ी बात, ये हमारे किचन में रखे गैस सिलेंडर को रिप्लेस कैसे कर सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? सिंपल भाषा में समझे तो इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है। मतलब इसे बार बार बनाया जा सकता है। और बनता किससे है? गन्ना, मक्का और जो चावल बच जाता है जैसी आम फसलों से। और कमाल की बात यह है कि रिसर्च के बाद ऐसे खास स्टोव भी बना लिए गए हैं जो इथेनॉल से चलते हैं और उनकी फ्लेम को भी एलपीजी की तरह ही कम ज्यादा किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने इथेनॉल प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। आप देखिए, 2014 में हम सिर्फ 38 करोड़ लीटर बना रहे थे और 2025 तक ये आंकड़ा 650 करोड़ लीटर से भी ज्यादा होने का अनुमान है। मतलब हमारे पास इसकी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक सप्लाई पहले से ही तैयार है। ये जो प्रोडक्शन बूम है ना, इसका कमाल हम पहले ही देख चुके हैं। अभी इथेनॉल का सबसे बड़ा इस्तेमाल पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए हो रहा है, E20 प्रोग्राम के तहत। इससे हुआ क्या? हमारा बाहर से तेल मंगाने का बिल कम हुआ, किसानों की आमदनी बढ़ी और पर्यावरण को भी फायदा हुआ। मतलब ये एक प्रूवन मॉडल है जो पहले से ही काम कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि भारत इस प्रूवन बायोफ्यूल को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकालकर देश के हर किचन तक कैसे पहुंचाएगा? मतलब खेत से रसोई तक का ये सफर कैसे तय होगा? इसके लिए एक्सपर्ट्स ने एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप का प्लान सामने रखा है। स्टेप 1, सरकार इथेनॉल को ऑफिशियली एक डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल का दर्जा देगी।
स्टेप 2, फिर अलग अलग राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, ये देखने के लिए कि ये मॉडल असल में काम कैसे करता है। और स्टेप 3, सप्लाई के लिए कोई नया सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा, जो हमारी ऑयल कंपनियां हैं उनके मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर, और ये एक बड़ा अगर है, अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है तो इसके फायदे ज़बरदस्त हो सकते हैं। सोचिए, इंपोर्ट पर खर्च होने वाले हज़ारों करोड़ रुपए बचेंगे। कुकिंग फ्यूल के लिए हम सही मायनों में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमारे किसानों की जो एक्स्ट्रा फसल है वो बर्बाद होने के बजाय देश की एनर्जी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, फिर हमें ऐसे ग्लोबल सप्लाई शॉक से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अंत में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या भारत की रसोई का भविष्य अब उसके अपने खेतों से तय होगा? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, जियोपॉलिटिकल निर्भरता से हटकर एग्रीकल्चरल आत्मनिर्भरता की ओर। एक ऐसा कदम जो शायद हमारे देश के एनर्जी फ्यूचर को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दे।